जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मानव और पर्यावरण संव्यवहार निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव यानी ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इनसे जो यूनिट 9 में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं आपके यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में, उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस के वीडियो आपने देखा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इनमें से कौन सा है जो एक ओजोन का क्षरण करने वाला पदार्थ है? वो है मिथाइल क्लोराइड। देखिए, ओजोन क्षरण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत का धीरे धीरे पतले होने से, जिसका प्रमुख कारण औद्योगिक कल कारखानों तथा संसाधनों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों की अधिकता के कारण है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ध्रुवीय क्षेत्रों पर पड़ता है। मिथाइल क्लोराइड उन पदार्थों में से एक है। What is the correct sequence of prescribed limit in residential areas of 24 hours एवरेज फॉलोइंग पॉल्यूटेंट बाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया? भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रदूषकों का आवासीय क्षेत्रों में 24 घंटे के आधार पर निकाले गए औसत हेतु निर्धारित सीमाओं का सही क्रम क्या है? PM 2.5, SOx, PM10, PB। तो इनमें से कौन सा है? नीचे दिए गए विकल्पों में हमें क्रम से इनको सही से औसत में निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, क्रम से अगर देखें तो PM10, फिर यस सल्फर डाइऑक्साइड, PM 2.5, PB एनिलेट। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्टेड बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया है कि 0 to 50 गुड। सेटिस्फैक्ट्री का जो होता है वो 51 से अगर 100 के बीच में है तो सेटिस्फैक्ट्री है। मॉडरेट 101 से 200 के बीच में, पुअर 201 से 300 के बीच में, वेरी पुअर 301 से 400 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में समझा जाता है? रेडियो न्यूक्लियस, रेडियोधर्मी नाभिकीय कण, वायुजनित विषैले पदार्थ, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लेशन, आवास परिवर्तन एवं विनाश। तो रेडियोधर्मी नाभिकीय कण को मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में समझा जाता है। किसको? रेडियोधर्मी, यानी जो पहला है ये जो रेडियो नाभिक कण होता है, इसको मानव कल्याण के संदर्भ में सापेक्षिक रूप से कम जोखिम वाली समस्या के रूप में समझा जाता है। बाकी जो अन्य है वो ज़्यादा ही समस्या के उसमें समझे जाते होंगे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है कि विषैले रसायन बहुधा अंगों अंग प्रणाली को हानि पहुंचाते हैं। दूसरा, हेपेटोटॉक्सिन वह रसायन है जो गुर्दों को क्षति पहुंचा सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पे विषैले रसायन जो होते हैं, विषैले रसायन बहुधा अंगों व अंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाती तथा हेपेटॉक्सिन वह रसायन है जो गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो विषैल रसायन वैसे तो बहुधा अंग व अंग प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं तथा हेपेटॉक्सिन वो रसायन है जो गुर्दों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रॉनफेन-व्रेनर के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न संगठित करती है: निकटतम परिवार, आस्था, प्रतिवेश, विचार पद्धति, रीति रिवाज। तो नीचे दिए गए विकल्पों में यदि देखें तो यूरी ब्रॉनफेन-व्रेनर के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार निकटतम परिवार, विचार पद्धति एवं प्रतिवेश मानव विकास के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारक मानव जीवन के जैविक मॉडल पर बाह्य रूपी संवेदना एकत्रित करने में सहायक होते हैं, अतः इनके इस जैविक मॉडल के सूक्ष्म प्रणाली में निकटतम परिवार, विचार पद्धति एवं प्रतिवेश को प्रमुख संगठक के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उनके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक हैं? मलिन वस्तुओं के वासस्थान, समूहों के संघर्ष और झड़पें, समूह में कुंठा और व्यग्रता प्रकट होती है, समूह व्यवहार में आक्रामकता और खतरे स्पष्ट होते हैं। तो नीचे दिए गए में से देखें अगर, तो पर्यावरण के
पर्यावरण के भौतिक पक्षों से अधिक उसके नकारात्मक सामाजिक पक्ष में संकेतक ऐसे तथ्य अधोलेखित है। समूह का संघर्ष एवं झड़पें, समूह व्यवहार में आक्रामकता एवं खतरे स्पष्ट होते हैं। ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है, यानी जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज में ओजोन डिप्लेशन इज द ड्यू टू एमिशन, किसके कारण ये समस्या है? सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन या मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त अगर उत्तर का चयन करें तो ओजोन क्षय की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या क्लोरीन युक्त हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैलोजन मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके उत्सर्जन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है? एकल सांस्कृतिक मूल, बहुसांस्कृतिक मूल, क्षेत्रीकरण, आत्म केंद्रिकता। तो ये है मल्टी कल्चरल वैल्यूज, बहुसांस्कृतिक मूल्य। बहुसांस्कृतिक मूल्य को हमारे समाज में सर्वश्रेष्ठ रूप से वैश्वीकरण हेतु संवर्धित किया जा रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है मानवता और प्रकृति के अन्योन्य उच्च स्तरीय और विविधतापूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को और भी ज़्यादा खराब वातावरण में परिवर्तित कर दिया है। धरती के वातावरण में हो रहे अनेक परिवर्तन अपरिवर्तनीय हैं। तो यदि हम देखें तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ए और आर दोनों ही सही है। आर ए की सही व्याख्या है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट हैव एडवर्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज क्लाइमेट। जो ऐसा चीज़ है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और जलवायु परिवर्तन पर भी डाल रहा है, वो कौन सा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कणाकार पदार्थ, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कौन सा है? तो देखिए कणाकार पदार्थ PM 2.5 PM 2.5 और ओजोन O3 प्रदूषकों का प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है। कणाकार पदार्थ का उपयोग सांस लेने योग्य कणों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया आदि के बने होते हैं। ओजोन का निर्माण वाहनों और उद्योगों द्वारा उत्सर्जित नाइट्रस ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के साथ अपक्रिया से बनते हैं। भारत सरकार की पर्यावरणीय कार्य योजना के संदर्भ में NMES-CHE निम्नलिखित में से किसका संक्षेपाक्षर है? नेशनल मिशन ऑन सोलर हाइड्रो एनर्जी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हाइड्रोजन एनर्जी, नेशनल मिशन ऑन सर्वे ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम। तो यदि देखें इसमें तो NMES-CHE का पूरा नाम नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है। ये नापाक के एक लक्ष्य है। राष्ट्रीय परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन देखें तो ये 8 मिशन है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिए। एक है राष्ट्रीय सौर मिशन, पहला तो हो गया राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तीसरा है सुस्थिर आवास पर राष्ट्रीय मिशन। चौथा है राष्ट्रीय जल मिशन। इसके अलावा सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। स्थलीय वातावरण में कार्बन के निम्नलिखित भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम क्या है? प्लांट्स, पीट, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा के कार्बनिक पदार्थ, फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो यदि यहाँ पे देखिए स्थलीय वातावरण में दिए गए कार्बन के भंडारों के प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम तो होगा पीट, पौधे, मृदा के कार्बनिक पदार्थ, इसके बाद है जीवाश्म ईंधन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बहुत कम होता है। नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम यदि देखें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो भारत की प्रमुख नदियों के खंडों की संख्या ज़्यादा है जहाँ जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मान बहुत कम है, ना कि उन खंडों की लंबाई। CPCB को 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या बढ़कर 351 हो गई है। सोलर वाटर स्टल एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए होता है? सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए, या सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा जल को पंप करने के लिए, या सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए, या सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा ऊष्मा उत्पन्न के लिए। तो यहाँ पे देखिए सोलर वाटर स्टल एक उपकरण है। सोलर वाटर स्टल एक उपकरण है जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए होता है, जिसमें साफ जल को गंदे जल से अलग किया जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरा तर्क है।
पहला है कि दशकों से लेकर 100 वर्षों के अलग अलग समय अंतरालों में ग्रीन हाउस गैस के अणु की वैश्विक ताप में वृद्धि करने की क्षमता में काफ़ी अंतर हो सकता है। दूसरा, कुछ ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है। तो दोनों में से देखिए कौन सा सही है यहाँ पे। दशकों से लेकर 100 वर्षों के अलग अलग समय अंतरालों में ग्रीन हाउस गैस के अणु की वैश्विक ताप में वृद्धि करने की क्षमता में काफ़ी अंतर हो सकता है, क्योंकि कुछ ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में औसत जीवन काल CO2 के जीवन काल को एक मान में नहीं दर्शाया जा सकता, क्योंकि यह गैस नष्ट नहीं होती या पर्यावरण में हजारों साल तक रहती है। मीथेन 12.4 साल, नाइट्रस ऑक्साइड 121 साल रहता है। तो कितना ज़्यादा समय तक नाइट्रस ऑक्साइड होता है। फ्लोरीकृत गैसें ये सप्ताह से लेकर हजारों साल तक के लिए होता है। गिवन बिलो आर सम मेटल्स विच आर रिलीज्ड इनटू एनवायरनमेंट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। नीचे कुछ धातुओं के नाम दिए गए जिन्हें अनेक प्रकार के मानवजनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है। उन धातुओं की पहचान करनी है जो जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से काफ़ी गंभीर चिंता का विषय है। एल्युमिनियम, तांबा, पारा, कैडमियम, सीसा। तो देखिए कुछ तो ऐसे हैं ना कि जो जलाशयों में जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, क्योंकि उनके थ्रू अगर आप सिंचाई करते हो या डायरेक्ट वाटर ड्रिंक करते हो तो सब एक तरीके से वो मतलब कि हमारे ही स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। तो जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से पारा, कैडमियम और सीसा काफ़ी गंभीर चिंता का विषय हैं। ये धातुएं अनेक प्रकार के मानवजनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किए जाते हैं। महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडार की निम्नलिखित प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा के सही घटते क्रम की पहचान करनी है। सेडिमेंट, तलछट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में अगर देखें तो तलछट सेडिमेंट्स, घुले हुए जैविक पदार्थ, घुले हुए जैविक पदार्थ, जीव जंतु। प्रकाश व्यवस्था प्रणाली PB सिस्टम में निम्नलिखित को सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाना है। सबसे छोटी से सबसे बड़ी, तो सबसे छोटा कौन सा है? एरे मॉड्यूल, सौर सेल, एरे क्षेत्र कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हमें यहाँ पे देखना है, क्रम से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इज़ द राइट है ना। ऑप्शन डी जो है वो राइट है, क्योंकि प्रकाश विवर्ता प्रणाली में एक प्रकाश विवर्ता सेल ही सौर सेल है। कई सौर सेल एरे मॉड्यूल है और मॉड्यूलों का संगठन क्या कहलाता है? वही एरे कहलाता है। नीचे अभिकथन ए और तरकार के रूप में दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, हिमालयी पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हिमालयी पारितंत्र अनेक स्वदेशी जातियों का घर है। तो ये बात तो सही है कि हिमालयी जो पारितंत्र है वो हमें कई दृष्टि से अगर देखें तो सुरक्षा देता, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हिमालय पारितंत्र को कायम रखना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये अनेक स्वदेशी जनजातियों का घर है, बल्कि वो इसलिए भी ज़रूरी है कि यह वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है। तो दोनों ही सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है? कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष लंबे और छतनार होते हैं। कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष से खाद्य वस्तुएं और दवाएं मिलती हैं। कच्छ वनस्पतिगत दलदल मानवीय रिहायश को समुद्र से अलग करते हैं। और कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तटरेखाओं की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को जोड़ कर रखते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कच्छ वनस्पति वाले वृक्ष दुर्बल तटरेखाओं की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को जोड़कर रखते हैं। यह कथन कच्छ वनस्पति की विशेषताओं को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रतिबिंबित करता है। वाष्पशील जैव यौगिक BOC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दे कॉज एसिड रेन, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, इनकी वजह से कैंसर हो सकता है। ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्रमशः देखना है कि वाष्पशील जैव यौगिक BOC की वजह से कैंसर हो सकता है। ये प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा स्मॉग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाष्पशील जैव यौगिक के स्रोत हैं पेंट, लकड़ी, परिरक्षक, एरोसॉल स्प्रे, क्लींजर और कीटाणुनाशक आदि। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम SBS निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जब इमारत बहुत पुरानी हो और लगभग गिरने वाली हो? दूसरा, इंडोर वायु प्रदूषण के कारण मानव श्वास की स्थिति, परित्यक्त इमारत के कारण भय की स्थिति और आधुनिक सुविधाओं से रहित इमारत की स्थिति।
तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक इमारत में लोग बीमारी के लक्षण से पीड़ित होते हैं, जो इस इमारत में काम करते हैं अथवा निवास करते हैं, तो इसको कहते हैं सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो ये 2020 का क्वेश्चन है। SBS क्या होता है? सिक बिल्डिंग सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जिसमें अगर एक ही इमारत में लोग वही बीमारी के लक्षण से सब पीड़ित हो, तो इस इमारत में काम करने वाले, निवास करने वाले। तो इसे आज के लिए यहीं पे रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।